हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यूज किया था सॉलिड्स को कैटेगराइज करने के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। What is magnetic susceptibility? It is the ability of a substance to get magnetized. To get magnetized is called magnetic susceptibility. और इसके बेसिस पे जब सॉलिड्स को डिफाइन किया गया तो हमने क्या किया, हमने सॉलिड्स को जो है वो जो भी तुम्हारा सॉलिड था जिसको तुमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेक करना था उसको तुमने एक कंटेनर में भर के और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तुमने ये ऑब्जर्व किया कि ये सब्सटेंस कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। ये अट्रैक्ट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये रिपेल हो सकता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकता है, ये वीकली अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो थी वो इसकी वजह से आ रही थी। अगर किसी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। किसी सब्सटेंस की अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम आ रही है, इसका मतलब वो वीकली अट्रैक्ट होगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, these substances are categorized into these categories. सबसे पहली कैटेगरी आती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बाद में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बाद में फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, and next is anti-ferromagnetic substance. तो ये 5 कैटेगरीज हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब हम डिस्कस करते हैं इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के पीछे रीजन क्या है। सॉलिड्स जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों एग्जिबिट करते हैं, क्यों शो करते हैं वो। तो इसके पीछे जो रीजन है वो हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में। 11th क्लास के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एटम जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर सर्कुलेट करते हैं इन दी एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल में वो किस तरीके से सर्कुलेट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने ये पॉइंट बोला था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें यहां पर फोकस करना है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिटल के अंदर एक वेव की फॉर्म में मूव करेगा उस टाइम पर इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस मोशन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन जो है, एक मोशन तो ये हो गया ऑर्बिटल के अंदर, एक और मोशन शो करता है इलेक्ट्रॉन, और वो मोशन होता है स्पिन मोशन इसकी एक्सिस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करता है, तो इसको तो हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से क्या हो रहा है, इस सब्सटेंस के अंदर एक मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सॉलिड्स के अंदर एक मैग्नेट जनरेट कर देता है।
तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैग्नेट का काम कर रहा होगा सब्सटेंस के अंदर। अब हमने क्या किया, हमने इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उठा के रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्सटेंस है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेट बन रहा है वो मैग्नेट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। अगर वो ऐसी डायरेक्शन में है कि उसका नॉर्थ पोल को फेस करता है तो रिपल्शन हो जाएगा, और अगर वो ऐसी डायरेक्शन में रखा है कि उसका साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ये अट्रैक्ट होगा और ये रिपेल होगा। तो सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें देखने को मिलती है सॉलिड्स में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं हमारी 5 कैटेगरीज पे। तो अलग अलग सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर फील्ड हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। सभी सब्सटेंस एक जैसा मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करते। तो हम अब यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो हमने बना रखी है, दिस इज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आइए हम पहले पढ़ लेते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोला जाएगा। तो यहां पर द सॉलिड्स विच डू नॉट हैव, सॉलिड्स विच डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिन सॉलिड्स के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। और इन सब्सटेंसेस को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। They are weakly repelled in external magnetic field. तो ये हो गए रीजन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसी वजह से ये वीकली रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वाटर, NaCl, बेंजीन, ये कुछ एग्जांपल हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल होंगे, स्लाइटली रिपेल होंगे। क्यों रिपेल होंगे? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने से? तो इलेक्ट्रॉन जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाते हैं तो पेयरिंग करवाते टाइम हम स्पिन ऑपोजिट कर देते हैं, इनकी स्पिन चेंज कर देते हैं। स्पिन चेंज करोगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया तो इलेक्ट्रॉन के पेयर होने के बाद उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों की स्पिन जो थी वो अपोजिट थी। तो इस वजह से ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट नहीं हो पाते, दे आर स्लाइटली रिपेल्ड। तो ये रीजन था डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। अब एक बार जो है वो ये सवाल पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज डायमैग्नेटिक। 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन ये भी था, तो आंसर आएगा TiO2 इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड डायमैग्नेटिक क्यों है? बच्चों टाइटेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है? 3d24s2। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। जब हमने इसका TiO2 बनाया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो यहां से। दोनों इलेक्ट्रॉन ये चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन ये चले गए, बच क्या गया यहां पर? इसके पीछे बचेगा 3p6। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो
इस वजह से ये हो गया डायमैग्नेटिक। तो TiO2 को आप ऐसे समझा सकते हो कि ये डायमैग्नेटिक इस वजह से है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है। इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हमारा नेक्स्ट टाइप है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो किसको बोला जाता है? अब ये देख लो बच्चों, वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट होते हैं, द सॉलिड्स विच आर अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब अगर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in them, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में तब तक अट्रैक्ट होंगे जब तक तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है। जैसे ही तुम एक्सटर्नल फील्ड हटाओगे तो उसके बाद में इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, फिर ये किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे। ये तभी तक अट्रैक्ट होते हैं जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो दे आर नॉट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। दे आर अट्रैक्टेड ओनली till external magnetic field is present। जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तक ये अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। एग्जाम्पल देख लो यहां पर, इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन गैस O2। अब आपने 11th क्लास में MOT डायग्राम बनाया था ऑक्सीजन गैस का, और उस डायग्राम के अंदर तुमने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखा था पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 लास्ट का। इससे आगे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, तो वो मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। दिस इज पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये क्या करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और ये कैटेगरी कौन सी लाई करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में लाई करता है। तो ये ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है वो नीचे से लोहे की चीजों को तो अट्रैक्ट नहीं करती। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब तक रखोगे तब तक ही मैग्नेटाइज रहती है, उसके बाद में ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करती, मतलब इट इज नॉट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। और एग्जांपल ले लो बच्चों इसका Cu2+। तो एग्जांपल हो गया जैसे कॉपर ऑक्साइड या कॉपर क्लोराइड। इन दोनों सॉल्ट के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s1। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा 3d9 4s0। d9 का मतलब क्या हुआ, d9 का मतलब हुआ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये क्या कहलाया पैरामैग्नेटिक, और ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्लाइटली अट्रैक्ट होगा। तो कॉपर का अगर +2 ऑक्सीडेशन में कोई सॉल्ट हम स्टडी करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट। तो ये हो गए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम चलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं तीसरी कैटेगरी, कई बुक्स वाले क्या करते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरी और एंटी फेरो,
इन तीनों को पैरामैग्नेटिक का ही पार्ट बताते हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और पैरामैग्नेटिक में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। लेकिन हमारी जो 12th क्लास की बुक्स है, रेफरेंस बुक्स हैं, इनमें इन सबको अलग अलग दे रखा है। तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे टेक्निकली तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरा के अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। तो जो कई बुक्स वाले कह रहे हैं वो बात भी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोला जाता है? These are the substances या these are the solids which are strongly attracted in the external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो चीज स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे हैव, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी अगर ज्यादा होंगे तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो इससे इनडायरेक्टली हमें ये पता चलता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। तीसरी बात, दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, मतलब इनको अगर तुमने एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये चीजों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड मतलब दे शो मैग्नेटिज्म even when magnetic field is removed। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है यहां पर, even when external magnetic field is removed। ठीक है बच्चों, तो ये वो सब्सटेंस हो गए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब देखते हैं इसका रीजन, ऐसा बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। तो बच्चों देखो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं आयरन का, आयरन मेटल, और CrO2 का, क्रोमियम का एक ऑक्साइड होता है, रेयरली मिलता है, ये ज्यादा इजीली नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि क्रोमियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 और +6। आपको ज्यादातर जो क्रोमियम के ऑक्साइड्स मिलेंगे वो तुम्हें मिलेंगे Cr2O3, ये कॉमनली मिलता है ऑक्साइड। लेकिन ये ऑक्साइड आपको कॉमनली नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टेबल ऑक्साइड नहीं है, कारण है यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो क्या होता है, ये जो आयरन है, आयरन को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 3d6 4s2। जब आप d6 लिखते हो तो आप यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिखाते हैं। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है इस फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। तो ये आयरन के जो एटम्स हैं, इन सभी एटम्स के पास इसी तरीके से 4-4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें ये जो आयरन के एटम्स हैं ये काम करते हैं एक मैग्नेट का, एक तरीके से एक मैग्नेट का काम कर रहे हैं। और ये मैग्नेट जो है, इन सब के अंदर जो मैग्नेट पोल्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डाई, इसको एक डोमेन बोलते हैं। एक आयरन का जो एटम है जिसको मैंने इस तरीके से बार मैग्नेट की फॉर्म में दिखाया, दिस इज कॉल्ड अ डोमेन। अब डोमेन जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है और हो सकता है कि ये अपोजिट भी हो। ठीक है, ये बात आपको जो है वो समझनी होगी कि हमने एक एटम को एक बार मैग्नेट बना दिया। अब बार मैग्नेट जो है उसकी ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। वो नॉर्थ पोल ऊपर रख सकता है, साउथ पोल नीचे, या फिर साउथ पोल ऊपर रख सकता है, नॉर्थ पोल नीचे, या हो सकता है कोई एटम इस डायरेक्शन में भी हो, इस ओरिएंटेशन में भी हो, क्योंकि अभी तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाया ही नहीं।
अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एटम्स इसी तरीके से हम दिखा देते हैं कि इनकी रैंडम ओरिएंटेशन होती है जब तक हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते तब तक। अब जैसे ही तुम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तुमने, तो ये एटम्स जो अभी तक किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, अब वो क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे सारे के सारे। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होने के कारण हमें क्या दिखाई देता है, इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ गया। अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में दो बातें हैं, एक तो इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम रहते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, इनके जो एटम्स हैं ये एक मैग्नेट का काम करते हैं और इस मैग्नेट की ओरिएंटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो इन्होंने ओरिएंटेशन अटेन कर ली उसको ये लूज नहीं करते, फिर चाहे हम इसको यहां से हटा लें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटने के बाद भी ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। इस वजह से ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। इनको बोला हमने डोमेन, तो डोमेन्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक field. Hence, they do not lose this orientation even when external magnetic field is removed and show permanent magnetism। तो आपने कई बार अगर घर पे एक्सपीरियंस किया हो, जो पेचकस होता है, जो स्क्रू ड्राइवर होता है, उससे जब हम कई बार स्क्रू को टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए यूज करते हैं, कई बार उसको हम किसी ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहां पर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो धीरे धीरे वो जो स्क्रू ड्राइवर है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को उठाने लग जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया उसको बार बार यूज करने की वजह से। और ये परमानेंट मैग्नेटिज्म किस लिए आया, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमने आयरन का यूज किया हुआ था। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, परमानेंटली मैग्नेट का काम करने लग जाते हैं, दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। अभी तो हम जो यूज करते हैं म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, वो हमारे पास म्यूजिक सिस्टम जो आते हैं वो सीडी वगैरह यूज करते हैं, या फिर आजकल हम जो है वो हमारे मोबाइल फोन वगैरह का भी यूज कर लेते हैं। कई सारी एप्लीकेशन आ गई और हमारे पास जो है वो चीजें चेंज हो गई। लेकिन आज से अगर 20 साल पहले तुम देखोगे तो वहां पर म्यूजिक सिस्टम जो यूज होता था दैट वाज टेप रिकॉर्डर, और टेप रिकॉर्डर के अंदर जो है वो एक कैसेट डलती थी। कैसेट के अंदर एक स्ट्रिप होती थी, वो स्ट्रिप जो है वो ब्राउन कलर की होती थी। इस ब्राउन कलर की स्ट्रिप के ऊपर कोटिंग की जाती थी इसकी CrO2। CrO2 क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो पहले तो इसकी कोई भी ओरिएंटेशन होती थी। CrO2 के मॉलिक्यूल्स जो है जब इसको कोट किया जाता था तो इनकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होती थी, रैंडम ओरिएंटेशन होती थी। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर कोई गाना रिकॉर्ड करते थे, तो गाना रिकॉर्ड करने का मतलब होता है इन डोमेन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करना या ओरिएंट करना। तो एक बार जो ओरिएंटेशन, जो तुमने गाना रिकॉर्ड किया, मतलब इसको जब तुमने मैग्नेटाइज किया, तब इन्होंने जो एक बार अपनी ओरिएंटेशन अटेन कर दी, उसके बाद में ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी।
अब बार बार आप उस कैसेट को यूज करके जितनी भी बार गाना सुनोगे, गाना जो है वो आपको सेम सुनाई देगा, उसमें कुछ भी चीजें चेंज नहीं होगी, बिकॉज दीज डोमेन्स आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। ये एक बार ओरिएंटेशन जो अटेन कर लेते हैं उसके बाद उस ओरिएंटेशन को वो लूज नहीं करते। तो टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्डिंग जो है वो इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करके की जाती थी। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट की दो कैटेगरीज पे। पहली कैटेगरी आती है एंटी फेरो। नाम से ही पता चल रहा है फेरो का उल्टा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये क्या होंगे, जिसमें फेरोमैग्नेटिक से जस्ट ऑपोजिट कंडीशन हो, दे आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब यहां पर क्या होगा, देखो बच्चों, मैग्नेटिज्म है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ओरिएंटेड हैं कि उन्होंने अपनी नेट ओरिएंटेशन को कैंसिल कर लिया। मतलब डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट थी और इस वजह से उनके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो कैंसिल हो गया और नो नेट मैग्नेटिज्म देखने को मिला। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी जो सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते, दे आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक वो था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, इस वजह से उसमें मैग्नेटिज्म नहीं थी। और यहां पर ये वो सब्सटेंस है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन वो इस तरीके से ओरिएंटेड हैं कि उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर लिया, इस वजह से नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो दे डू नॉट हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑपोजिटली डायरेक्टेड डोमेन्स। इनके जो डोमेन्स हैं वो इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से ऐसा देखने को मिला। एग्जांपल है इसका MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं लास्ट, दैट इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या आ जाएगा, कंडीशन यही रहेगी एंटी फेरो वाली, कोई एक लास्ट में हमारे पास ऐसा डोमेन बच जाएगा जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो एंटी फेरो में जो हमने लिखा था कि डोमेन्स इस तरीके से ओरिएंटेड है कि उन्होंने अपना नेट ओरिएंटेशन कैंसिल कर लिया, लेकिन लास्ट में कोई थोड़े से ऐसे डोमेन बच गए जिनकी वजह से नेट मैग्नेटिज्म देखने को मिला। इन दोनों ने अपने इफेक्ट को कैंसिल कर लिया, इन दोनों ने अपने इफेक्ट को कैंसिल कर लिया, लेकिन लास्ट में ये एक डोमेन ऐसा बच गया जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। तो ये कहलाते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। दे हैव अ स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट, दे आर कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल आ जाता है बच्चों फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस का, यहाँ पर स्पाइनल्स आ जाएंगे कुछ, और मैग्नेटाइट ओर Fe3O4 और MgAl2O4, ये एग्जाम्पल्स हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यहाँ पर कंप्लीट, और ये चैप्टर जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सॉलिड स्टेट्स। बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इस बार, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर रहे थे साथ साथ, और ये सॉलिड स्टेट भी हमें स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि नीट का IIT का जो है वो सिलेबस स्टार्ट करने के लिए बोला था स्कूल वालों ने। अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सॉल्यूशन। तो सॉलिड स्टेट आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो, अगर प्रॉब्लम्स आई भी है आपको तो आप इसको जब लास्ट में हम रिवाइज करेंगे एक बार सिलेबस को, तब इसको मैं एक बार ढंग से पढ़ा दूंगा तुम्हें, तो ये तुम्हारे जो भी डाउट्स वगैरह हैं इस चैप्टर के अंदर वो क्लियर हो जाएंगे। अब तुम्हारा जो भी टेस्ट है कमिंग मंडे को, मतलब कल, तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, ये टॉपिक तुम्हारा आने वाला है उस टेस्ट के अंदर।